हम सब के सब घिरे हैं कोरोना की बीमारी से और इस बीमारी को समझने की, इसको ठीक करने की सब ओर से जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। उसके बावजूद ऐसा बहुत कुछ रहता है जो इस बीमारी के बारे में हमें सही से पता नहीं होता। तो डॉक्टर सुभाष जी हैं, आप सभी के परिचित, मेरे बहुत आदरणीय हैं। पिछले दिनों उन्हें भी कोरोना की बीमारी हुई। तो जब वो स्वस्थ हुए तो मुझे हुआ कि क्यों न उनके अनुभव लिए जाएं। वो इस बीमारी से जूझ चुके हैं, इससे उभर चुके हैं और इसके अलावा वो बहुत कुछ लगातार अपने आप के बारे में, समाज के बारे में, साहित्य के बारे में विचार विमर्श करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस विचार को, इस स्थिति को वो कई तरह से हमारे सामने रख सकते हैं। तो डॉक्टर सुभाष हमें मदद करेंगे इस बीमारी के जो आयाम हैं उनको समझने में। देखिए, मैं 8 सितंबर को मुझे शाम को थोड़ी हरकत हुई शरीर में। महसूस हुआ कि जैसे घूमने नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे हम आदतवश धीरे धीरे करके घूमने चले गए और 1 किलोमीटर के करीब घूम के आके सो गए, रोटी खा ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 9 तारीख को सुबह मतलब तेज़ बुखार था और सारा दिन इतना बुखार रहा, बहुत ज़्यादा। गोली ली तो उसका भी ज़्यादा असर नहीं हुआ जैसे आम तौर पे लेते हैं। तो पसीना आकर के बुखार आम तौर पे उतर जाता है। तो मैंने रजाई तक भी ओढ़ी कि यदि ये उस तरह का बुखार होगा तो ये पसीना आएगा और एक तरह से शरीर ठंडा हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। लेकिन पसीना ही नहीं आया। ये 9 तारीख को पूरा दिन जैसे बॉडी में पेन रहा, टांगों में, कंधों पे, जोड़ों में। और 10 तारीख को सुबह बस 8:30 बजे मैं घर से निकला LNJP हॉस्पिटल। तो वहाँ जा कर के वो जो रैपिड टेस्ट होता है वो लिया और उसमें पॉजिटिव पाए गए। जब पता चला कि आप पॉजिटिव हैं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने हमें, और भी लोग थे, 3-4 लोग थे हम जो पॉजिटिव आए, जिसमें कुछ नौजवान भी थे और कुछ बुज़ुर्ग भी थे। तो हमें बिठा लिया वहाँ पे। मैं तो कोई किसी तरीके की तैयारी करके गया नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, आपको यहीं से ही हम जाट धर्मशाला में यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ भेजेंगे। वो एक ऐसी कम्युनिटी थी, वहाँ पे फैमिली की फैमिली पड़ी हुई थी, औरतें, बच्चे, और कई दिन से। तो वहाँ ये देख के तो ठीक लगा कि एक ना कम्युनिटी बनी हुई है और सब एक दूसरे के दुख तकलीफ़ जैसे बात कर रहे हैं, लोग ताश भी खेल रहे हैं। और वो जाते ही जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई थे, 1-2 हमारे दोस्त थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस 1-2 दिन थोड़ा सा होता है। मतलब हौसला अफजाई पूरी की। लेकिन क्योंकि वो पहला ही दिन था तो इतना ज़्यादा शरीर पे उसका असर नहीं पड़ा था। तो उन्होंने, एम्प्लॉयज़ ने, हमारे दोस्तों ने सुझाव दिया कि आप यहाँ क्या करोगे, आप ठीक ठाक हैं, आप घर में ही आइसोलेट हो जाओ और आप तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ काम कर लोगे। हम तो यहाँ इसलिए हैं कि हमारे घरों में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मैं अपने घर आ गया, आइसोलेट हो गया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि वो पहले दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरे तीसरे दिन भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ना बुखार बढ़ता गया, जैसे 102 बुखार हो जाता, 103 भी हो जाता, 101 रहता और कभी कभी 99 भी हो जाता, बिल्कुल सिंपल लगता। लेकिन जो गोली है उसका कोई ज़्यादा असर नहीं था। वो बुखार अपने तरीके से ही, उसकी मर्जी है, वो उतर भी जाता है, वो चढ़ भी जाता है, उतरता नहीं है बिल्कुल। 100-99 ऐसे रहा। और धीरे धीरे करके शुरू में मुझे कोई खांसी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस हल्का बुखार था। और जितने दोस्त मित्रों से, साथियों से बात होती, सब यही कहते कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुखार है और कोई आपको गंभीर वो नहीं है। डॉक्टर से भी मैं संपर्क में था, 3-4 डॉक्टरों से, लेकिन बुखार नहीं उतरा। 10 दिन तक लगातार बुखार। और इस दौरान जो सबसे बड़ी बात मुझे जो महसूस हुई वो ये कि 4-5 दिन के बाद इस बुखार के अंदर जो शारीरिक तौर पे तो ये तोड़ता ही है, मानसिक तौर पे ये बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करता है। बुरे ख्याल आते हैं बुखार के अंदर। बुरे ख्याल से मतलब मृत्यु बोध जैसे होता है ना, कि जैसे हमारी लैंग्वेज में, हमारी बात में, सब जगह मृत्यु के भी सब चीज़ें मौजूद हैं।
कि जैसे यदि मैं अपना उदाहरण बताऊं तो एक दिन बुखार मुझे ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ़र्श पे लेट जाता हूं, पट्टी लगाने की बजाय मैं पट्टी लगा लेता था बुखार उतारने के लिए, बनियान बांध ली सिर पे, पेट पे रख ली ऐसे, और उसका बुखार चाहे ना उतरे लेकिन वैसे राहत मिलती थी दर्द में या उसमें, ठीक रहता था। तो मैं नीचे लेट गया, तो नीचे लेटते इतना बुरा ख्याल आया कि जैसे कि भी मरने से पहले आदमी को नीचे तो उतरना ही है, नीचे तो उतारते ही हैं। और इसी तरह के कई ख्याल लगातार, मतलब इसी तरह की चीज़ें आती, जैसे हम कहते हैं कि भाई मनुष्य की मृत्यु से पहले उसको उसका अवचेतन माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसको बचपन से लेकर के सारी ज़िंदगी की बातें उसको याद आने लगती हैं। उस तरह की चीज़ शुरू हो गई, क्योंकि मेरी मेमोरी की जहाँ तक बात है, मुझे तो 3 दिन पहले का 2 दिन पहले का खाया हुआ भी याद नहीं रहता, क्या था क्या नहीं था, क्या किया था क्या नहीं किया था। पर वो बचपन के दोस्त याद आने लग गए, वो स्कूल में हमारे जो एक तरह से वो थे मास्टर थे, JBT टीचर थे जो हमारे गुरु थे, वो याद आने लग गए। वो नारे लगवाते थे उस टाइम पे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, जय हिंद। मतलब वो पुरानी बातें, 50 साल पुरानी बातें हैं, 40 साल पुरानी बातें हैं कि हमारे एक दोस्त थे, 8वीं में हम पढ़ते थे, ये होता था, वो एक दोस्त था। वो पुरानी सब चीज़ें जैसे अंदर से वो निकलना शुरू हो गई। और पॉजिटिव नहीं, सबसे बुरी इस कोरोना का या तो आंतरिक दबाव कहो या माहौल से जो हम ग्रहण करते हैं वो कहो, कि वो अकेला आदमी होता है तो उसका अवचेतन जो दिमाग है वो शुरू हो जाता है और वो नेगेटिव की तरफ जाता है। जैसे मान लो मैं नहाने के लिए लगा, भी चलो मैं नहाता हूँ, तो फिर वही ख्याल कि चलो फाइनली नहा लेते हैं। हर चीज़ के अंदर मतलब वो जो दूसरा विचार है वो आता है जो कि मनुष्य को इसमें तोड़ता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल वो है एक तरह से, ये सबसे इसके अंदर मुश्किल काम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि विचार नेगेटिव एक सिलसिला शुरू हो जाए यदि, तो उसके रोकने के लिए कोई ऐसा पॉजिटिव विचार, कोई ऐसी भविष्य की प्लान जिसके साथ हम दिल से जुड़ गए हों, उसकी ज़रूरत होती है। और ऐसे मौके पे क्योंकि परिवार भी आपसे फ़ोन पे ही बात कर रहा है, दोस्त मित्र भी फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप की वो जो दिशा है वो कोई मुड़ गई है। मुझे ये लगा था कि जैसे इम्प्रेशन लेते हैं कि साधारण सा बुखार होता है और कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सुझाव भी इसी तरह के आ रहे थे कि आप पढ़ना, रिसर्च करना, अच्छी फिल्में देखना, जो भी करना, अपना मन लगा के रखो। लेकिन कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ में मन नहीं था, क्योंकि बुखार इतना तेज़ था कि कुछ भी नहीं आदमी कर नहीं सकता है इस उसके अंदर। तो ये, और मैंने फेसबुक पे अपने पे जो लिखा था कि कोई साथी फ़ोन ना करें ज़्यादा, तो उसमें साथियों ने तो बड़ी ईमानदारी के साथ जो मैंने कहा उसको माना कि भी हमने तो मना किया है तो क्यों करें। असल में वो मेरी गलती थी, अब मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि इस बीमारी के अंदर जब इतना प्रेशर है और उसके साथ कोई और नहीं है, तो ऐसी उसमें जो सकारात्मक विचार है कहीं से भी आता है तो उसको करने की ज़रूरत होती। जो जिनको पता है वो इरिटेटिंग फ़ोन करने की बजाय, जैसे कि कैसे हो गया, कहाँ से लग गया, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो मास्क लगाना चाहिए था, मतलब ये सब चीज़ें बाद की हैं या पहले हो चुकी हैं। अब सच्चाई हमारे सामने ये है कि हमारे जानकार परिजन दोस्त मित्र को ये कोरोना कोविड हो गया है और अब उसको इससे बाहर निकलना है और मानसिक तौर पे उसको हम सपोर्ट करें। क्योंकि मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो सहानुभूति के जो 2 शब्द हैं उनकी जो ताकत है वो उस व्यक्ति को पता है, क्योंकि उसको उन सहानुभूति के शब्दों की ज़रूरत है। कि ये एक अंधी सुरंग है जिसका हमें पता नहीं है कि कितनी दूर तक ये चलेगा, क्योंकि अवचेतन माइंड आपका शुरू हो गया है। तो उसमें से निकलने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। जो दोस्त मित्रों के जो सकारात्मक विचार हैं, जो हौसला अफजाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें जितना काम दवाई करती हैं, जितना काम डॉक्टरों की जो सलाह करती है, उसके साथ ये अपने परिजनों का जो स्नेहपूर्ण और सकारात्मक जो बातचीत है वो इसमें निहायत ज़रूरी चीज़ है।
इसमें बहुत सारे लोग इसी तरह से इसको देख रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है और हल्के में ले रहे हैं। देखिए, लोग मर भी रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं और लोग खुद बता भी रहे हैं, इसलिए बीमारी तो ये है, इसको हल्के में ना लें। और हमारे आसपास से ही मृत्यु भी हो रही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। जिन नौजवानों में जो ये होती है, जैसे मेरे साथ 2 दिन कांटेक्ट में रहा मेरा लड़का, तो उसको भी ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसको ना बुखार चढ़ा, ना उसको खांसी हुई, ना उसको ज़्यादा बॉडी पेन हुआ, पर पॉजिटिव तो रहा, इसलिए वो 15 दिन आइसोलेट भी रहा। पर क्योंकि वो जवान है, उसको उसकी उम्र की वजह से उस पर इतना ज़्यादा शारीरिक तौर पे असर नहीं डाल पाया। उसकी अपनी जो शरीर की आंतरिक शक्ति है, उसकी इम्यूनिटी पावर है, उसकी वजह से। मैं क्योंकि 50 साल से ऊपर हूँ, 55 साल मेरी उम्र है, उस वजह से शायद तो मुझे इसने जकड़ लिया और 10 दिन तक लगातार बुखार रहा और एक रूटीन बन गया कि जैसे शाम को 8:15 बजे बुखार चढ़ जाना और सारी रात 102, 103, 101 ये बुखार रहना और सुबह 99 हो जाना, तो एक रूटीन बन गई। तो 10 दिन के अंदर और पीछे के जो यानी कि 7-8 दिन के बाद थोड़ी सी खांसी भी शुरू हो गई। जब ये खांसी शुरू हुई और बुखार हुआ, तो फिर जो है मुझे लगा कि घर से मूव करना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर की देख रेख में जाना चाहिए। तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई, तो LNJP, और थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन का भी शक हुआ कि थोड़ी डाउन कर रही है, तो यहाँ उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया राधा कृष्ण हॉस्पिटल में, और वहाँ पे फिर बहुत अच्छी केयर हुई। और जैसे जो ब्लड सैंपल लिया पहले ही दिन, 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइफाइड जो है वो बिगड़ गया इसके दौरान। तो अब वो टाइफाइड शुरू हो गया। अब फिर 8 दिन में हॉस्पिटल में रहा, तो ये दोनों इलाज कोविड का और टाइफाइड का साथ साथ चला। तो ये हॉस्पिटल के जो नर्सिंग स्टाफ है, ख़ास तौर पे मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनके अंदर जिस तरह का टीम वर्क था, जो उनमें मानवीय भावना थी, और जिस तरह से वो हर पेशेंट को केयर कर रहे थे कि बिल्कुल किसी तरह का उनको बीमारी जैसा या ऐसा कुछ फील नहीं होने दे रहे थे वो लड़कियां, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। और कितनी बार वो क्योंकि किट डाल के आते थे, हम उनसे बात करते थे कि आप तो वाइट एंजल हो, कि जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जैसे जिनको शुगर है, BP है, या हाइपरटेंशन है, या किडनी में कोई दिक्कत है, तो उनको ये ज़्यादा तंग करता है ये बुखार। तो उसी कमज़ोरी को पकड़ करके और उसी कमज़ोरी को ही ये अपना हथियार बना लेता है कोविड जो है। किसको खांसी होगी, किसको बुखार होगा या नहीं होगा, किसको दर्द होगा या नहीं होगा, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं है इसका कि हर व्यक्ति का अलग ही अनुभव है, हर व्यक्ति को अलग तरीके से हो रहा है, हर व्यक्ति में अलग तरीके से निकल रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल है, कई बार जो हमारे नौजवान दोस्त हैं उनको मान लो कहीं से लग गया, किसी भी कारण से, बाज़ार से या कहीं से भी लग गया, तो क्योंकि वो जवान है उनको तो पता नहीं लगता, थोड़ी सी हरकत हुई जैसे रूटीन में होती है, और फिर वो जैसे आइसोलेट होते नहीं है, मिलना जुलना पड़ता है, मिलते जुलते रहते हैं, तो उसमें फिर कोई पहले से बीमार है या एज्ड है परिवार का या नज़दीकी, स्वाभाविक है उन्हीं के नज़दीक बैठेगा आदमी, तो वो लेकिन इसके फिर शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसको जिसको भी इसमें शक होता है कि उसको बुखार है और बुखार इस तरीके का है कि उसके जोड़ों में दर्द हो गया है, शरीर में दर्द हो गया है, तो वो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करे ताकि दूसरों को ये बीमारी वो ना दे। जो 10 दिन में घर रहा और पूरा बुखार रहा, तो उस दौरान जो है मतलब शरीर जो है, पहले 1 दिन 2 दिन ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा कि क्या आपकी स्मेल और स्वाद जो है उस पे क्या वो है। उससे पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, और जैसे नींबू पानी पीना और ये करना, कीवी वगैरह खाना, तो उनमें खुशबू आती थी, टेस्ट भी आता था। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि 1-1.5 दिन जैसे आप कुछ भी खा रहे हो, खा तो रहे हो, अंडा और आलू में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा आपको, मतलब घिया में और तोरी में भी कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा आपको, यानी कि स्वाद जो है
वो बिगड़ गया। तो इसकी ये स्वाद पे भी असर करता है, पर 24 घंटे में वो स्वाद जो है वापस आ गया था। और खुशबू भी जैसे चीज़ में से, नींबू में से आती है, स्मेल आती है, कुछ कम हो जाती है फिर वापस आ जाती है। कुछ साथी इसमें बताने लगते हैं इसकी बीमारी की गंभीरता के बारे में कि कुरुक्षेत्र के अंदर तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब है भी है, जब आप देखेंगे तो यहाँ ये नहीं है। डॉक्टर्स के बारे में बहुत गलतफहमियाँ हैं। हमारे पूरा जो मेडिकल सिस्टम है, प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मतलब हमारा विश्वास नहीं है उसके ऊपर पूरी तरह से कि वो क्या करेंगे क्या ना करेंगे। हालांकि ये पता लग जाता है कि जो फ़ोन कर रहा है वो उसकी डीप वॉइस है या सिर्फ गले से ही कर रहा है, मतलब वो एक औपचारिकता वश, शिष्टाचार के वश हमें हौसला दे रहा है, या डीप वॉइस है उसकी, या अंदर से उसके बिल्कुल दिल से आ रही है, क्योंकि हमारी आवाज़ बता देती है, हर एक आदमी को पता लग जाता है। जो डीप वॉइस है वो डीप वॉइस इस तरह से बोलती है, उसमें वज़न, सच्चाई चाहे और बहुत कम बात होती है, वो सबसे ज़्यादा राहत देती है। तो हम सचेत होकर के ये बात करें कि देखिए हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आइसोलेशन में है, हम उसके साथ सीधे बात नहीं कर रहे और सिर्फ आवाज़ वो हमारी सुन रहा है, भाव भंगिमाएँ नहीं देख पा रहा है। तो उस आवाज़ में मतलब चीज़ को डालने की ज़रूरत है ताकि वो इरिटेट ना हो, बल्कि वो वास्तव में ही उसकी मदद करे। जो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, जो हमारे से बड़े हैं या जो हमारे बराबर के हैं या जो हमारा आदर करते हैं, मतलब जब वो बात करते हैं, जीवन में आस्था पैदा करते हैं और भविष्य की कुछ ऐसी बात होती है कि हमें भविष्य है, क्योंकि जब अवचेतन होता है वो भूत की तरफ जाता है और इसमें आशा आती है आदमी को हमेशा भविष्य से ही, बेटर भविष्य से, अपनी उपयोगिता और भूमिका क्या होगी उसके साथ। तो उस चीज़ की ज़रूरत है, कोई भविष्य की ऐसी योजना या प्लान जिसमें व्यक्ति अपने होने की वो महसूस करता है कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ, ये तो मेरा इसमें होना ज़रूरी है। तो इससे उसकी जो आंतरिक सेल्फ है, आंतरिक जो शक्ति है, वो संचय होती है। जैसे मैंने कबीर सुना इसके अंदर, अब कबीर में भी बहुत ज़्यादा मृत्यु बोध है, उड़ जाएगा हंस अकेला, और ये मतलब जो कबीर जो हमें रूटीन में इतनी सच्चाई और हौसला प्रदान करता है, लेकिन क्योंकि बंदा तो पहले ही एक उससे जूझ रहा है। कबीर में भी एक बहुत बड़ा मृत्यु बोध मेरे को महसूस हुआ। इसमें जो मेरी सबसे ज़्यादा मदद की लिटरेचर में, देखो मेरे पास 500-700 किताबें तो हैं ही हैं जहाँ पे मैं आइसोलेशन में था, पर मेरा किसी किताब की तरफ मुँह नहीं किया कि किस किताब को पढ़ लूँ बुखार की अधिकता के कारण। और जब मैं हॉस्पिटल में भी गया तो हमने एक देश हरियाणा का अंक निकाला हुआ था लोक आख्यान करके, उसने मेरा साथ दिया, क्योंकि जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य के अंदर जो लोक मानस की या जो हमारी मूलभूत मानवीय वो है ना, वो है उसके अंदर, और उसमें ना कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसमें हमेशा जीवन की जीत है। चाहे वो गोपीचंद का सांग है, चाहे वो राजा नल का है, मतलब वो कुछ भी हो, उसके अंदर जीवन में आस्था पैदा होती है। और जो हमारी मूल भावनाएं हैं, जो मूल भावनाएं हैं, वो मूल भावनाएं में स्ट्रगल होता है और वो जीवन की तरफ आदमी को लेकर के जाती है। मैंने ये महसूस किया कि इतने उपन्यास भी हैं यहाँ, कविताएं भी हैं, वैचारिक साहित्य भी है। तो वो इस संकट के दौरान में जो हमारी लोक वार्ता है, जो लोक आख्यान है, वो असल में रियल हमारे इनर सेंस के साथ, हमारा जो आंतरिक जो वो है उसके साथ वही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेबल है। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बात, कि यदि अब किसानों ने तो जिस तरह की नीति आई कि खाने के दाने पैदा करने हैं, 5 किलो गेहूँ कम ना हो जाए या धान कम ना हो जाए, इसलिए छायादार पेड़ भी हटवा दिए अपने खेतों से। मैं ये सोच रहा था कि यदि किसानों के खेतों में, यानी कि 1 एकड़ में 1 फ्रूट का पौधा भी हो कोई,
पूरे हिंदुस्तान में, या जो सड़कों के किनारे या सफ़ेदे लगा रखे हैं इतने बड़े बड़े, कोई तो खाएगा उस फ्रूट को, तो इम्यूनिटी तो अपने आप बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य की समस्या तो बहुत ज़्यादा खाने के साथ जुड़ी हुई है। अब एक जामुन का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ आधे गाँव का काम चला सकता है। एक गांव में कितने शुगर के पेशेंट हैं और उसका इलाज कहाँ पे है। यानी कि हमारे खेतों के अंदर जो छोटे छोटे पेड़, अमरूद है, जामुन है, और हर चीज़ हो सकती है इस टाइम पे, आड़ू है, हर फ्रूट हो सकता है। लेकिन किसी बस कि धान और जीरी, गेहूँ, इसी के चक्कर में भाई तुम्हारे बच्चे खाएंगे। मेरे दिमाग में आया कि इसके बाद कुछ साथियों से मिलकर कि किसानों पे इस पे हम बात करेंगे कि देखिए अपने लिए तो कम से कम आप पेड़ लगा लो, 1 पे लगा लिया, क्या क्या मांगा है पेड़। एक बार 5-7 साल में वो फल देने लग जाता है, 10 साल में, और पीढ़ियाँ खाती हैं। यदि मैं व्यक्तिगत बात करूं कि भाई मेरी रिश्तेदारी, पुराने दोस्त मित्र कोई नहीं है, मतलब पुराने जो वैसे हमारे दोस्त हैं, इतना बड़ा सर्कल है मेरा खुद का, कुलीग हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा सर्कल है, और बहुत प्यार भी करते हैं, सब तरफ से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं जो है सबके घर जाके आऊँगा, जिसके प्रति मैंने जीवन में कोई भी दुर्भावना रखी, जाने अनजाने में, उससे मैं माफ़ी मांगूंगा अपनी लाइफ में जो मैंने किया हुआ जो। और जिसने भी मेरे पे थोड़ा सा भी एहसान कर रखा या कोई भी हेल्प करी तो उसका धन्यवाद कर। बल्कि मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे कटी वस्त्र डाल के वाइट बौद्ध जैसे होते हैं ना, वो तो अब दूसरे डालने लगे गेरुए बौद्ध भी, तो कि भाई वाइट कपड़े डाल के अपना हो गया रोडा और अपने साथियों के यहाँ जाऊँगा, जितने भी दोस्त हैं। उस दौरान एक साथी का फ़ोन भी आया कि मेरे साथ चलना, घूमेंगे पूरा इंडिया। मैंने कहा मैंने इंडिया की ज़रूरत नहीं है, मेरा इंडिया तो यहीं है कि जो मेरे मित्र हैं, इंद्री में फलाना मैडम कहना भी बैठांगे, बातें करांगे और जीवन की बातें बतलावांगे, जो उनसे अपनी छोटी छोटी कमजोरियाँ उन पर बातें करेंगे। एक तरह से जैसे कहते हैं ना, भी दूसरी ज़िंदगी मिल गई, और ये इसको उसी तरह से जिएंगे मानवीय भाव के साथ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी 55 साल की उम्र हो गई और 25 साल से ज़्यादा मेरे को पढ़ाते हुए हो गए। मतलब मेरे को इस टाइम पे अपनी लाइफ का कोई पछतावा नहीं है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में 1 मिनट कल्ला नहीं छोड़ा, ना उन्होंने कोरोना की परवाह की। ध्यान रखते थे वो सारा, उनकी अपने अंदर की मानवीय भावना, प्यार कह लो मेरे प्रति, कुछ भी कहो आप, उनके ज़्यादा चीज़ तो उनकी अपनी है। मतलब प्यार मोह तो सबका ही होता है, लेकिन वो जो जोर मारती है चीज़, वो उनका आंतरिक अपना ही एक मानवीय पहलू है। एक तरह से मैं तो ये कह सकता हूँ भी मेरे को तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही, जैसे कुआं में पड़े आदमी का बाजू पकड़ के बाहर निकाल देते हैं ना, ऐसे निकाला है।